चलिए, आज मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ और आज मेरे मिलने का विषय ये है कि आगामी जेपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रख करके मैं आज उन परीक्षार्थियों से बात करना चाहता हूँ जो सिविल सेवा की परीक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन इस परीक्षा की तैयारी में जहाँ पर पीटी की परीक्षा का अपना महत्व है, वहीं मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी उन परीक्षार्थियों के समक्ष कुछ समस्याएं होती हैं जो इस बात से बेचैन होते हैं कि आखिर इस परीक्षा के मुख्य परीक्षा में सेकंड पेपर का जो सब्जेक्ट्स है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाएं या फिर कहा जाए अन्य भाषाओं से संबंधित आपको जानकारी की अपेक्षा की गई है, तो उसमें बहुत सारे छात्रों को ये मंशा होती है, समझ में नहीं आता है कि हिंदी भाषा साहित्य लिया जाए या फिर क्षेत्रीय भाषाओं को अपने विषय से जोड़ा जाए। तो आज मैं उनकी शंका को दूर करने के लिए हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े हुए बातों को रखना चाहूँगा। ये उन परीक्षार्थियों के लिए लाभकारी होगा जो सिविल सेवा की तैयारी में मुख्य परीक्षा में हिंदी भाषा और साहित्य को चयन करना चाहते हैं। तो आप जैसे ही सिलेबस देखेंगे, आपको समझ में आ जाता है कि इस मुख्य परीक्षा की तैयारी में सिलेबस में हिंदी साहित्य में कौन-कौन सी बातें दर्ज है। तो जैसा कि आपने देखा होगा या फिर पिछली परीक्षाओं की तैयारी जो बच्चे करते हुए आए हैं, उन्होंने वाच किया होगा कि पिछली परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न थे, वो कमोबेश निर्देशानुसार यदि आप उनका ध्यान देंगे तो प्रश्नों के जो मूल्यांकन किया गया, जो प्रश्नों की जो निर्देश दिए गए हैं, उसमें समस्त प्रश्न जो है ना, जो 2 खंडों में बटे हुए प्रतीत होते हैं। उन 2 खंडों में प्रश्नों का जो विभाजन है, उसमें आपको प्रथम खंड में हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना है और द्वितीय खंड में आपको हिंदी भाषा का साहित्य पढ़ना है ना? या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो जहाँ तक हिंदी भाषा के इतिहास के संदर्भ में आपकी जानकारी अपेक्षित है, वहीं हिंदी साहित्य के इतिहास से भी जानकारी अपेक्षित है। तो इन दोनों को ध्यान में रख करके ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का आकार कैसा होता है या प्रश्न में पूछे क्या जाते हैं, इसी संदर्भ में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। या फिर यूँ कहा जाए कि आपके पाठ्यक्रम से जुड़ने की मेरी ख्वाहिश हो रही है। तो चलिए इस दिशा में कुछ बातें करते हैं। तो मैं बताऊं कि संपूर्ण पूर्णांक जो है पूरे पाठ्यक्रम का, वो लगभग 150 अंकों का है और उसमें 3 घंटे की अवधि में आपको 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 150 अंकों के प्रश्नों में, है ना, आपको कई तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाँ, निर्देश के हिसाब पर बता दूं तो उसमें कहा जा सकता है कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य रूप करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा कुल 4 प्रश्नों को करने की जरूरत होती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि 6 प्रश्न आपको किए जाने हैं इस परीक्षा में और वही आपके मूल्यांकन का आधार बनाएगा। तो हम लोग उसी दिशा में बातें करेंगे कि कैसे करना है या क्या पढ़ना है। तो समस्त पाठ्यक्रम में कौन कौन सी बातें उपशीर्षकों में दर्ज है, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसकी बात मैं शुरू करता हूँ हिंदी भाषा के इतिहास के संदर्भ में। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संदर्भ में आपके पहले चैप्टर का पहला हिस्सा आपसे अपेक्षित है, जिसमें आपको इसके बाद क्या पढ़ना है मैं इशारे से बता देता हूँ। आपको इसके बाद पढ़ना है अपभ्रंश, अर्थात अपभ्रंश की भी जानकारी की अपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ आपको अवहट्ट का भी ज्ञान होना वांछित है। इतना ही नहीं, जब आप सिलेबस को भली भांति देखते हैं तो उसमें गौर करते हैं कि उसमें पुरानी हिंदी भाषा के वर्गीकरण का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, ध्वनि विज्ञान को भी पढ़ना है आपको। साथ साथ ध्वनि विज्ञान के अलावा और जिन शीर्षकों से आपका ज्ञान वर्धित होना चाहिए और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि और उसके उद्भव और उसके विकास के संदर्भ से आपकी जानकारी की अपेक्षा की गई है। तो इन बातों को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि उन परीक्षार्थियों को आसान हो जाए जो इस तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सूचनाओं का अभाव में एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी जानकारी पुष्ट नहीं होने के कारण वो शंका की स्थिति बनी रहती है कि वाकई ये विषय अंकप्रदायी है या नहीं। तो इसी पूर्वाग्रह से मैं बचाने के लिए आपको इस विषय की इसका जो ग्लोरी है, इसकी जो सब्जेक्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है, वो मैं साझा करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये स्कोरर है, ये किस तरीके से अंक प्रदान कर सकता है। तो किसी भी छात्र से जो देवनागरी लिपि के बारे में, उसके उद्भव और विकास की जर्नी पढ़ेगा, तो उसे देवनागरी के गुण और दोषों का भी अध्ययन उनसे वांछित किया गया है। इस तरह से आपके शीर्षक में शब्द शक्ति का भी अध्ययन आपसे अपेक्षा की गई है, शब्द भंडार भी आपको चाहिए। इतना ही नहीं, और भी उपशीर्षकों से आपके ज्ञान को जोड़ने की कोशिश की गई है, अर्थात आपको रचनात्मक भाषा के अलावे राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा का भी ज्ञान आपसे अपेक्षा किया गया है। अन्य शीर्षकों पर बातें करूं मैं तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या प्रयोग होता है, इसकी भी जानकारी की अपेक्षा की गई।
तो जैसे जैसे आप सिलेबस के पन्नों से आप गुजरेंगे, उसके उपशीर्षकों से गुजरेंगे, तो नई जानकारियां आपका इंतजार करती हैं और ये सभी हिंदी भाषा के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न के हिस्से बनेंगे। तो आज के इस पूरे पाठ्यक्रम को आपके साथ रखते हुए मेरी कोशिश होगी कि मैं हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में भी बताऊं और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताऊं और उन शीर्षकों में क्या क्या वर्णित विषय हैं उसके बारे में सांकेतिक रूप से बताऊंगा। ये सारी बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि यदि इस पर आप विस्तृत जानकारी चाहेंगे तो हमारे संस्थान अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी करमटोली रांची में हिंदी साहित्य पर विशिष्ट ज्ञान या फिर विशिष्ट पूरे के पूरे नोट्स उपलब्ध है, जो उन छात्र छात्राओं तक पहुंचने को बेताब है जो इस परीक्षा की तैयारी में लगातार प्रयत्नशील है। तो मैं बता रहा हूं कि आपके शीर्षक में और क्या किन किन बातों का उल्लेख है। जैसे काव्य शास्त्र की विपेक्षा की गई है, उसमें काव्य की परिभाषा का विज्ञान आपसे वांछित किया गया है। साथ साथ मैं बताऊं आपको, इसके अलावे आपको काव्य प्रयोजन भी पढ़ना है। इतना ही नहीं, आपसे रसों की भी अपेक्षा की गई है, अर्थात हिंदी में जो स्थायी रस हैं या जितने प्रकार के 9 रस हैं उनके स्थायी भाव क्या है, इनका भी ज्ञान आपसे अपेक्षित किया गया है। इस तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी शीर्षक को भी जोड़ा गया है आपके पाठ्यक्रम में, जो आपको पढ़ना है। तो धीरे धीरे अभी मैं इन शीर्षकों को रखने के उपरांत इसमें जो पठन सामग्री है उसका सांकेतिक विवरण प्रस्तुत करूंगा। इस तरह से जनसंचार भाषा के रूप में हिंदी की क्या उपयोगिता है, यहाँ तक आकर के आपके हिंदी भाषा के इतिहास का प्रथम खंड पूरा होता दिखाई देता है। इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आपसे अपेक्षा की गई है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या और उसकी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात अब द्वितीय खंड की बात मैं कर रहा हूँ। साथ साथ इतिहास दर्शन, और इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का भी अध्ययन आपसे वांछित किया गया है। इतना ही नहीं, उसमें आपको विभिन्न कालखंडों से आपको इसका ज्ञान आप वांछित है, जिसमें काल विभाजन का आरंभिक काल किस रूप में वर्णित है, इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल ने इसके कार्यकाल के विभाजन को किस तरीके परिभाषित किया है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए आप जब विभिन्न कालखंडों से पूरे हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारी बातें किस तरीके से विधिवत आपके सिलेबस में दर्ज है। तो उन्हीं शीर्षकों को आप तक रखने की ख्वाहिश करते हुए मेरी कोशिश होगी कि मैं काम की बातें आपसे साझा करूं। तो चलिए इस दिशा में थोड़ी सी और सिलसिलेवार जानकारियां मैं आपसे जोड़ने की ख्वाहिश रखता हूं। तो चलिए उसी दिशा में बात करते हैं हम लोग, और बात करते हुए हमारी कोशिश होगी कि मैं कुछ काम की बातें आपसे जोड़ दूं, विषय से जोड़ दूं। जैसे हिंदी भाषा के प्रथम खंड की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदी भाषा के इतिहास के संदर्भ में किन किन शीर्षकों में क्या पढ़ना चाहिए और पढ़ाई का तौर तरीका क्या होगा, उस पर मैं जानकारी साझा करना चाहूंगा। जहां तक हिंदी के उद्भव और विकास की बात है, आपके संज्ञान में होना चाहिए कि हिंदी का आगाज उस संस्कृत भाषा से होता है, और संस्कृत के बारे में इतना तो पता ही आपको कि कहा जा सकता है कि संस्कृत के 2 रूप देखने को मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और संस्कृत की उत्पत्ति के बारे में यही कहा जा सकता है कि हिंदी के प्राचीनतम भाषा भारत के प्राचीनतम भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को माना जाना चाहिए। और संस्कृत का काल मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का माना जाना चाहिए। और इसी काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा भी थी, और इसी भाषा का शिष्ट रूप संस्कृत वाङ्मय के रूप में देखने को मिलता है। और संस्कृत के उसमें 2 रूप मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और यही वैदिक और लौकिक संस्कृत आगे चल करके इसी कई व्याकरण के नियमों से जुड़ते चले गए, और इसी कारण प्रचुर मात्रा में संस्कृत के साहित्यों का निर्माण हुआ, जिसके रचयिता के रूप में वाल्मीकि का नाम आता है, व्यास का नाम आता है, भास का नाम आता है, अश्वघोष का नाम आता है, कालिदास का नाम आता है। तो उसी दिशा में मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा कि संस्कृत की बात अगर चली तो संस्कृत अपने विकास यात्रा में कैसे हिंदी को प्राप्त करती है, ये सारी जानकारी आपसे अपेक्षित है। तो मैंने बताया कि 500 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो स्वरूप था, संस्कृत भाषा का जो स्वरूप था, वो पाली भाषा में बदला, और उसके उपरांत 500 ईस्वी तक कहा जा सकता है कि वो प्राकृत भाषा के रूप में अपना आकार पाता गया। और उसके बाद अपभ्रंश का एक समय आता है, अर्थात 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का कालखंड जो है सो ये अपभ्रंश का काल माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को विधिवत आपके समक्ष रखते हुए आपके पूरे पाठ्यक्रम से जोड़ने की हमारी कोशिश होगी, ताकि परीक्षा में आपको सिलसिलेवार जानकारियां मिल सके। इसके बाद आपको अवहट्ठ का भी ज्ञान होना चाहिए। तो थोड़ी सी बात मैं अवहट्ठ को लेकर कर दूं
कि 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक का कालखंड जो है ना, वो अवहट का काल माना जाता है। ये वही कालखंड था जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कहा जाए, संख्या में कहा जाए, तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। और साहित्य में इसका प्रयोग कहा जाए तो 14वीं शताब्दी के आसपास तक दिखाई देता था, जिससे अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच में ये कहा जा सकता है कि अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का संक्रमण के रूप में देखने की जरूरत है। अब थोड़ी सी चर्चा एक शीर्षक से जोड़ी जाए जो आपके सिलेबस में दर्ज है, जो पुरानी हिंदी भाषा का वर्गीकरण को लेकर के। तो थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि 1000 ईस्वी से आखिरी दशक में पुरानी हिंदी वजूद में आती है, अर्थात अस्तित्व में आती है। और पुरानी हिंदी का नामकरण जो है सो ये कहा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस तरह की जो परिवर्तन काल हुआ उसे पुरानी हिंदी का नाम दिया। तो इस पर भी आपकी विशेष व्याख्या जो है आपके सिलेबस में आपसे जुड़ने की जरूरत है। आने वाले दिनों में इस पर विशेष व्याख्या मैं आपके साथ साझा करता चला जाऊंगा, व्याख्यान के जरिए और नोट्स के जरिए। इस तरह से ध्वनि विज्ञान की भी आपके ज्ञान की अपेक्षा की गई है, जिसमें सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि का ज्ञान आपसे अपेक्षित किया गया है। तो जहां तक सार्थक ध्वनि का परिचय मैं बता दूं कि सार्थक ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने विशिष्ट प्रयोजन के जरिए, है ना, विशिष्ट प्रयोजन के जरिए एक नियत स्थान से जिस तरह की निश्चित प्रयत्न के द्वारा जो ध्वनि निकालता है उसे सार्थक ध्वनि की परिभाषा से बताया गया है। अब अपने शीर्षक की ओर मैं चलूं थोड़ा सा, जिसमें देवनागरी लिपि के उद्गम और उद्भव या विकास से जुड़ा हुआ एक शीर्षक आपसे वर्णित। तो उसमें मैं बताऊं कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग की जहां तक बात है तो गुजरात के शासकों के द्वारा, खासकर विशेषकर गुजरात के राजा जयभट्ट, जिन्होंने 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में उनसे जो प्राप्त शिलालेख है, उनके शासनकाल से जुड़े हुए शिलालेख जो हैं, उसमें इस देवनागरी लिपि का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रकूट और विजयनगर शासकों के कालखंड में भी, उनके शासनकाल में भी देवनागरी लिपि के भरपूर प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लो कि बता दिया जाए आपको कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा, चूंकि इसका नामकरण की जहां तक बात है तो इसका नाम नागरी पड़ा, और चूंकि देव की भाषा संस्कृत थी तो वहां से देव शब्द इसमें जुड़ता चला गया। अंत में वह लिपि देवनागरी के रूप में प्रचलित हो गई। आपके शीर्षक में देवनागरी लिपि के गुण और दोषों का भी अध्ययन करना है। जैसे कि देवनागरी लिपि के गुणों की अगर बात की जाए तो इसमें 52 वर्णों का, अगर गुणों की बात की जाए तो इसमें 52 वर्ण देखने को मिलते हैं। इसी तरह से इसमें हर्ष और दीर्घ के लिए भी अलग अलग चिन्हों का प्रयोग देखने को मिलता है। ये उसके गुणों की अंतर्गत बातें आनी चाहिए। देवनागरी की लिपि के गुणों की अगर बात चल रही है तो इसमें ये बता दो कि ये देवनागरी में हर एक वर्ण जो है सो उच्चारित होता है, जबकि ये स्थिति अंग्रेजी में नहीं देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर इससे दोषों की कल्पना की जाए या बातें की जाए तो देवनागरी लिपि के दोष में पंचम वर्ण के दोषों का, पंचम वर्ण के जो वर्णों का जो प्रयोग है उसमें द्विरूपता दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि कभी किसी शब्द विशेष में को लिखने का तरीका 2 रूपों में देखने को मिलता है। खैर, ये तो हो गई देवनागरी लिपि के दोष की बात। अब आपके शीर्षक में शब्द शक्ति का भी अध्ययन करना है। तो शब्द शक्ति के रूप में आपको शब्दों के प्रकार का अध्ययन करना है, जिसमें आपको वाचक, लक्षक और व्यंजक के रूप में शब्दों का परिचय आपसे वांछित है। तो इसी दिशा में चलते हुए आपको शब्दों की शक्तियों का भी अध्ययन करना है, जो आपको अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के रूप में आपके सिलेबस में दर्ज है। इससे भी छोटे छोटे नोट्स आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, शब्द भंडार, जिसे अंग्रेजी में वोकैबुलरी कहते हैं, किसी भी हिंदी साहित्य भाषा भाषी के लिए यह आवश्यक होता है। उसके बाद एक सम्मानजनक और एक पर्याप्त शब्द भंडार हो, जिसमें उसे तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों का एक अच्छा संग्रह हो, ताकि अपनी भाषा को और शिष्टता दे सके। तो उसकी भी ज्ञान की अपेक्षा की गई है कि शब्दों के जो हिंदी के जो शब्द भंडार है उसका आधार क्या है। जैसे कि स्रोत के आधार पर शब्दों के क्या प्रकार हैं, हाँ, इसी तरह से प्रयोग के आधार पर शब्दों के क्या प्रकार हैं, इस तरह से गठन के आधार पर शब्दों के क्या प्रकार है, इसी तरह से प्रयोग के आधार के शब्दों का क्या प्रकार है। ये सारी बातें आपको अध्ययन में रखनी है। साथ साथ आपके सिलेबस में बोलचाल की भाषा में हिंदी के प्रयोग के बारे में भी चर्चा है, उसका भी ज्ञान आपसे अपेक्षित किया गया है।
आगे मैं आपको सिलेबस से जैसा कि जोड़ रहा हूँ बारी बारी से, उसमें रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में भी आपके ज्ञान की अपेक्षा की गई है। तो जहाँ तक राष्ट्रभाषा की बात है, राष्ट्रभाषा भारत में आपको पता ही है कि 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिसमें असमिया है, बंगला है, बोडो है, गुजराती है, डोगरी है, हिंदी है, और इस तरह से कई भाषाएं हैं जो 22 अनुसूचित भाषाओं में दर्ज है। तो इसका भी ज्ञान आपसे अपेक्षित है। साथ साथ मैं बताऊं आपको कि राजभाषा के संदर्भ में जहाँ तक बात है, तो राजभाषा में आपको ये जानने की जरूरत है कि किसी भी राज्य या देश की वो घोषित भाषा राजभाषा होती है जो सभी सरकारी कामकाज में काम आती है। तो संविधान का अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये सारी जानकारियां आपके सिलेबस में है, जो आपसे जुड़ने की बेचैनी से जुड़ती है और आपको इसका अध्ययन वांछित है। जहाँ तक अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो एक काव्य शास्त्र के रूप में भी आपके सिलेबस में एक शीर्षक दर्ज है, जिसमें काव्य की परिभाषा आपको जाननी है। तो अगर इसे काव्य की परिभाषा को मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से देखूं, तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार की हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और उसी तरह से कहा जाए तो हृदय को इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी का मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे काव्य की संज्ञा दी जाती है। तो काव्य की परिभाषा को बताते हुए मैंने एक छोटी सी बात आपसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काव्य की परिभाषा को आपके समक्ष रखा। अब आपके सिलेबस में ये भी दर्ज है कि आपको काव्यों का प्रकार भी पढ़ना है, तो आपको श्रव्य प्रकार और दृश्य प्रकार ये सभी पढ़ने की जरूरत है। इतना ही नहीं, काव्य के लक्षणों का भी ज्ञान आपसे अपेक्षित किया गया है कि काव्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं। साथ साथ काव्य के प्रयोजनों का भी आपसे ज्ञान की अपेक्षा की गई है, जिसमें 6 प्रकार के प्रयोजनों का काव्य से जुड़ने की जरूरत है आपको। जैसे कि यश प्राप्ति काव्य का प्रयोजन माना जा सकता है। साथ साथ अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल की शांति की कामना के लिए भी काव्य के प्रयोग का प्रयोजन माना जा सकता है। इस तरह से कांता अर्थात प्रेयसी के समान मधुर उपदेश के लिए भी कहा जा सकता है कि काव्य का निर्माण होता है, काव्य का प्रयोजन जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, अगर अलग शीर्षकों की बात करूं तो रस का भी अध्ययन करना है, जिसमें आपको 9 रस और उनके स्थायी भाव का अध्ययन करना है। जैसे कि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का, वरुण करुण रस का, रौद्र रस का, वात्सल्य रस का, विभत्स रस का, हास्य रस का, भयानक रस का, शांत रस का, अद्भुत रस का, ये सभी रसों के स्थायी भावों का भी अध्ययन आपसे अपेक्षा की गई। अब थोड़ी सी चर्चा कर लूं प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में चर्चा करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि कितने प्रकार के प्रयोजन मूलक हिंदी के उपशीर्षकों से आपके ज्ञान की अपेक्षा की गई है। जैसे कार्यालय हिंदी क्या होता है, मीडिया की भाषा क्या होती है, वित्त और वाणिज्य की भाषा क्या होती है, या फिर वसीनी भाषा क्या होती है, ये सभी प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। जहाँ तक मैंने बताया कि कार्यालय हिंदी की बात है, तो कार्यालय हिंदी के बारे में आपका ज्ञान इस तरीके से होना चाहिए कि कार्यालय हिंदी वैसी हिंदी है जिसमें नम्रता और औपचारिकता अधिक दिखाई देती है। इतना नहीं, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी कार्यालय हिंदी में देखने को मिलता है। जैसे कि हो गया उत्तरापेक्षी, हो गया अधिक्षण अधिगंता, हो गया कंडिका होगी, संचिका हो गई, निष्पादन हो गया, है ना, अनुलग्नक हो गया। ये वो शब्दावलियां हैं जो कार्यालय में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से हाँ, इतना बता दूं कि कार्यालय हिंदी में कर्मवाच्य की प्रधानता अधिक होती है। इसी तरह से जनसंचार भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग का ज्ञान आपसे वांछित किया गया है। तो इतनी सारी जानकारियों को मैंने खंड का के अंतर्गत बताने की कोशिश की है। थोड़ी सी चर्चा अब हमारी जानी चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में कौन कौन से उपशीर्षक हैं और वो शीर्षक क्या है जिसका अध्ययन किसी भी भावी प्रशासक से किया जा सकता है, जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में हिंदी भाषा साहित्य का चयन करता है। तो ये वो खंड है जहाँ अधिक से अधिक अंक बटोरे जा सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की समस्या और परंपरा का ज्ञान आपसे वांछित किया गया है। इस तरह से काल विभाजन का ज्ञान किसी भी उस परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है जो हिंदी साहित्य का अध्ययन करता है। तो मैं बता दूं कि 2 तरीके से काल विभाजन हिंदी साहित्य के बताए गए हैं। एक काल विभाजन का आधार आरंभिक काल का कालावधि देखा जाए तो 700 से लेकर 1444 ईस्वी तक का कालखंड, अर्थात इसे मैं कह सकता हूँ कि वो आरंभिक काल है। इस तरह से माध्यमिक काल की बात अगर की जाए तो 1445 से लेकर के 1680 तक का कालखंड
ये माध्यमिक काल के रूप में हिंदी साहित्य से जोड़कर देखने की जरूरत है। इस तरह से अलंकृत काल की बात की जाए तो 1681 से लेकर के 1889 तक का विस्तृत कालखंड ये जो है सो अलंकृत काल के रूप में जाना जाता है। इस तरह से परिवर्तन काल की बात की जाए तो 1890 से लेकर के 1925 ईस्वी तक का कालखंड ये जो काल विभाजन का है वो परिवर्तन काल के रूप में दर्ज है। इसका विज्ञान आपसे अपेक्षित किया गया है। इसी तरह से वर्तमान काल की बात करें तो 1926 से लेकर के 2000 तक के ईस्वी का कालखंड को आप कह सकते हैं कि ये वो कालखंड है जिसे आधुनिक काल की संज्ञा दी जानी चाहिए। इसी तरह अगर हिंदी साहित्य के काल विभाजन को यदि रामचंद्र शुक्ल के आधार पर देखेंगे तो उन्होंने उससे दूसरे नामों से विभूषित किया है, जैसे कि वीर गाथाकल जिससे कि आदिकाल की संज्ञा दी जाती है। इसका उन्होंने वर्गीकरण 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक का कालखंड से जोड़कर देखा है उन्होंने। इस तरह से मैं बात करूं भक्ति काल तो 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का विक्रम संवत तक का कालखंड को है, इसे उन्होंने इस नाम से विभूषित किया था, भक्ति काल से नवाजा है। इस तरह से रीति काल की बात करूं तो 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का कालखंड रीति काल से जुड़ता है। और इसी तरह से गद्य काल का कालखंड देखें तो 1900 से लेकर के अभी तक का कालखंड को गद्य काल से जोड़ने की जरूरत है। अब थोड़ी सी चर्चा इस पर जुड़ने की जरूरत है कि आखिर इन सभी विषयों की सांकेतिक जानकारी के बाद आपसे आदिकाल में कौन कौन से या इसमें पढ़ना क्या है, तो थोड़ी सी जिज्ञासा बता दो कि आदिकाल की जानकारी जहाँ तक हुई, जिसको मैं 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक का कालखंड के रूप में बता रहा हूँ आपके समक्ष, तो इसमें इनकी इस काल अवधि की जो प्रवृत्तियां हुई उन प्रवृत्तियों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का पुट ज्यादा देखने को मिलता है। इस तरह युद्ध के सुंदर दर्शन और सजीव चित्रण इसी काल अवधि की एक प्रमुख विशिष्टता देखने को मिलती है। कल्पना का प्राचुर्य भी आदिकाल का प्राथमिक लक्षण माना जाएगा। इतना ही नहीं, इतिहास की अपेक्षा काव्यत्य की कहा जा सकता है कि अधिकता इस काल अवधि की विशिष्टता मानी जाती है आदिकाल की। साथ साथ आदिकाल में जो भी रचनाएं रची गई उसमें विषय के अनुरूप ओजमयी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। साथ साथ कहा जा सकता है कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग कहा जा सकता है कि आदिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। और अगर इस कालखंड में प्रमुख कवियों की बात की जाए तो अमीर खुसरो का नाम लिया जाना चाहिए, विद्यापति का नाम लिया जाना चाहिए, गुरु गोरखनाथ का नाम लिया जाना चाहिए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको विषय से जोड़ करके कुछ छोटी छोटी बातें आप तक साझा कर रहा हूँ ताकि इस पर विस्तृत जानकारी आप तक पहुँच सके और आप परीक्षाओं की जानकारियों का संकलन कर सकें। चलिए थोड़ी सी चर्चा पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल से जुड़कर कर लेनी चाहिए। तो पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल के संदर्भ में बताऊं तो 1300 ईस्वी से लेकर 17 ईस्वी तक का कालखंड पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल से जुड़ता है। इस काल अवधि की जो प्रवृत्तियों की बात की जाए तो दो तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो जहां तक निर्गुण काव्य धारा की बात की जाए, इसमें दो किस्म की काव्य धाराएं विकसित हुई थी, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। जहां तक ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की बात की जाए तो इसके प्रणेता कबीर से जोड़कर देखने को मिलता है, और जहां तक प्रेमाश्रयी शाखा की बात की जाए जायसी से जोड़कर देखने की जरूरत है। इस तरह से सगुण काव्य धारा की बात की जाए तो सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा इससे जुड़ता है, जिसमें राम काव्य धारा के अंतर्गत आपको तुलसीदास का अध्ययन करना है और कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आपको सूरदास का अध्ययन करना है। तो जहां तक भक्ति काल की बात चल रही थी तो भक्ति काल की विशिष्टताओं का भी अध्ययन आपसे अपेक्षित है। तो भक्ति काल की विशिष्टताओं के अंतर्गत मैं बताऊं कि इस काल अवधि में जो रचनाएं रची गई, काव्यात्मक रचनाएं, उसमें स्वांता सुखाय की भावना देखने को मिलती है, आडंबरों का विरोध देखने को मिलता है, गुरु की महत्ता देखने को मिलती है, साथ साथ भक्ति भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा निजी अनुभव पर बल दिया गया है इस काल अवधि में जितनी भी रचनाएं रची गई हैं। इस तरह से अहंकार का त्याग इस काल में रची रचनाओं में देखने को मिलता है। साथ साथ साधु संगति की महिमा और सत्य अहिंसा के अलावे त्याग जैसे उच्च आदर्शों का ज्ञान भक्ति काल में देखने को मिलता है। इस तरह से रीतिकाल की अगर बात की जाए तो रीतिकाल हिंदी साहित्य के विकास यात्रा का तीसरा कालखंड माना जाता है,
जिसकी काल अवधि 1700 लेकर के 1900 ईस्वी तक मानी जा सकती है। इस काल अवधि में अगर प्रमुख कवियों की बात की जाए तो चिंतामणि का नाम, भूषण का नाम, बिहारी का नाम, है ना, ये सारे नाम इसी काल अवधि के हैं। केशवदास का नाम इत्यादि। इसके बाद अगर मैं इससे हटकर आगे की ओर चलूं तो आधुनिक काल के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी को अध्ययन करना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को अध्ययन करना है, और कहा जा सकता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी अध्ययन आपको इसी काल अवधि में करना है। तो आपके सिलेबस में ढेर सारी बातें आपके सिलेबस में दर्ज हैं, जिसका विषयवार क्रमवार अध्ययन यदि आप करते हैं तो निसंदेह आपकी तैयारी बहुत सही तरीके से आप बेहद अच्छे अंक ला सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके अलावा और किन किन शीर्षकों से किस ज्ञान की अपेक्षा की गई है, उसमें मैं बताऊं कि आपको निबंध का अध्ययन होना चाहिए, संस्मरण क्या होता है उसका अध्ययन होना चाहिए, एकांकी, नाटक, उपन्यास, कहानियां, इन सभी बिंदुओं पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। साथ साथ यही कारण है कि कुछ आपको काव्यात्मक ज्ञान की भी अपेक्षा की गई है, और आपको इन साहित्यिक हिस्सों की बात में करूं तो कुछ प्रमुख कहानीकारों का अध्ययन और उनकी रचनाओं का अध्ययन करना है। और जब उनकी कहानियां और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे आप, तो उसमें प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण की भी आपसे ज्ञान की अपेक्षा की गई है। तो सभी उन विषयों पर विस्तृत जानकारी हमारे संस्थान के द्वारा अर्थात अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी करमटोली रांची के में मेरे द्वारा आपके पूरे व्याख्यान के साथ साथ पूरे नोट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे आज के इस कक्षा को, इस व्याख्यान से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए इस व्याख्यान का लाभ लेना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8292316880 इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। पुनः मैं अपना मोबाइल नंबर बता दूं, मेरा मोबाइल आप काइंडली नोट कर सकते हैं। ये उन परीक्षार्थियों के लिए होगा जो सिविल सेवा की तैयारी में हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर के अपना करियर संवारना चाहते हैं। तो चूंकि मुख्य परीक्षा के बाद, पीटी के बाद आपको मुख्य परीक्षा में समय कम मिलेगा, इसलिए आपकी तैयारी अभी से सदी होनी चाहिए। तो फिर से आप मेरे मोबाइल का नंबर सुन लें, 8292316880, और मेरे संस्थान का नाम है करमटोली में डॉक्टर रेशम यादव लेन में अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी, जहां मैं पिछले कई वर्षों से छात्र और छात्राओं का मार्गदर्शन करता चला आ रहा हूं। तो आज के इस सत्र में आपकी उपस्थिति हुई, आज आपने मेरे सत्र को ध्यान से सुना। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। बहुत जल्दी मैं इस विषयवार जानकारियों के साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए पुनः उपस्थित होने की तैयारी में हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।